सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स का, दैट इज एटम्स। एंड दिस चैप्टर इज क्वाइट स्मॉल रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड वेरी स्कोरिंग। बिलीव मी गाइस, कुछ फॉर्मूलेज एंड कुछ कंसेप्ट्स जस्ट उनको जो आप याद रख लोगे, इसके सारे क्वेश्चंस भी बाकी के बन जाएंगे। कहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आता है। इफ़ आता भी है, आई लेट यू नो कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically in this chapter we are going to study about atoms and nuclei, right? Nuclei next chapter अपना होगा. So atoms देखते हैं. तो atoms को explain करने के लिए हमारे पास डाल्टन्स थियरी आई थी, right? जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है फ्रॉम द वेरी 9th और 10th क्लास. तो डाल्टन्स थियरी क्या कहती थी कि हमारा जो कोई भी मैटर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, है ना. व्हाट आर एटम्स? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटोमियो विच मीन्स indivisible. Atomio which means indivisible, something which is indivisible. and ये सबसे स्टेबल पार्ट होता है हमारे मैटर का, राइट? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे पास कौन आते हैं? थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. इनके मॉडल को हम क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. इन्होंने एक्चुअली किया क्या था, वाटरमेलन से कंपेयर करा था टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? कैसे? इन्होंने ये बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है वैसे ही जैसे वाटरमेलन का पूरा रेड पार्ट होता है, दैट रेड पार्ट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, राइट? एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंपेयर किया था? टू द सीड्स, ब्लैक सीड्स जो उसमें एम्बेडेड होते हैं. तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर एम्बेडेड हैं. ओके, ठीक है, उन्होंने ये तो कह दिया, बट इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम. बट ही फेल्ड टू टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एंड ऑल्सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो इनके ही क्या थे? स्टूडेंट, दैट इज़ रदरफोर्ड. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा विच इज़ वेरी फेमस, रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ही टुक अ सोर्स, दिस वाज द सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विच इज़ नोन एज बिस्मथ. बिस्मथ को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करा, बिस्मथ 83-14. एंड यहाँ से क्या हुए, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल करके ट्रेवल करें टूवर्ड्स अ थिन गोल्ड फॉइल. दिस वॉज द थिन गोल्ड फॉइल जिसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करा. यहाँ पे हमें गोल्ड का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अपना गोल्ड जो होता है AU से रिप्रेजेंट होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 79, राइट? एंड 192 इसका मास होता है. इज़ इट क्लियर? तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ही टुक द थिन गोल्ड फॉइल एंड बेसिकली जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स वो भी देख लेते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली जो होते हैं वो डबली आयनाइज्ड क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं. वी नो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एंड उसके बाहर क्या रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, राइट? तो डबली आयनाइज्ड क्यों? क्योंकि हीलियम के पास क्या होता है? अपने पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ कर देता है तो बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही बचते हैं. इसलिए हम इसको डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है एंड दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं. तो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. कैसा? He+2 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, राइट? ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है. तो होगा क्या कि यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल उन्होंने ले रखी है इसके अंदर भी तो एटम्स होंगे गोल्ड के, राइट? तो जब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी कि जब इधर अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोसीड कर रहे थे तो उन्होंने एक रिपल्शन फेस किया और वो डेविएट हो गए, राइट? अब अलग अलग एंगल से वो डेविएट हुए थे, वो अलग बात है. कुछ इधर आकर के स्ट्राइक करे थे, कुछ इधर जा कर के, कुछ समवेयर हियर एंड समथिंग लाइक दिस. ऐसे डेविएशन थी इनकी. एंड ये क्या था? फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी विच वॉज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड. एंड यहाँ पे क्या हो रहा था? इल्यूमिनेशन हो रही थी. मतलब अगर जो भी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल कर रहे थे जब, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एक फ्लोरेसेंस सी आ रही थी, मतलब लाइट सी आ रही थी, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे थे.
क्या प्रोड्यूस हो रहे थे? सिंटिलेशंस, जिसकी हेल्प से पता चल रहा था कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स, अगर मान लो इन केस एक दो अल्फ़ा पार्टिकल इसको क्रॉस कर करके आ जाता था तो वो हो जाता था, ठीक है, अदरवाइज़ तो यहाँ से डेविएट भी हो जाते थे बहुत सारे। इज़ इट क्लियर? तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या करे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एक्सपेरिमेंट में। सो हिज फर्स्ट कंक्लूजन वॉज, सिंस 99.86% जो भी वो अल्फ़ा पार्टिकल्स डाल रहे थे, ये कैसे पास कर जा रहे थे पता है? अनडिफ्लेक्टेड, दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। मतलब जब ये पास कर रहे थे यहाँ से तो ये बिल्कुल सीधा सीधा पास कर गए, और पीछे तो एक दो ही आते हैं, है ना, ऑलमोस्ट 0.14%, दैट इज़ 0.14% पार्टिकल्स जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो डेविएट कर रहे थे फ्रॉम एन एंगल, डेविएटेड विद एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट। 1 डिग्री से बस थोड़ा सा ज़्यादा करके 0.14% ही सिर्फ डेविएट हो रहे थे, एंड उसमें से भी 1 in 20,000 180 डिग्री से डेविएट कर रहे थे। मतलब ऐसे जा करके डायरेक्ट पीछे आना, ये सिर्फ 1 in 20,000 बहुत रेयरली कर रहे थे, राइट। तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि इतने ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स जब ये सीधा ही पास कर जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर क्या होता है? एम्प्टी होता है। यहाँ से उनका कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी। ऑब्वियस ही था ना, क्योंकि ये सीधा पास कर जाते हैं, उनको कोई हिंड्रेंस नहीं है, मतलब रास्ता मिल रहा है बिल्कुल ईजी सा। एंड कुछ जो 1 डिग्री से ज़्यादा पे डेविएट हो रहे थे, उनको क्या हो रहा था, वो एक रिपल्शन फेस कर रहे थे। डेफिनेटली पॉजिटिव, विनो की पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सो विनो की अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं, तो कुछ तो था पॉजिटिवली चार्ज्ड इनसाइड दिस एटम ऑफ द गोल्ड एलिमेंट, जो क्या कर रहा था? उसको रिपेल कर रहा था, राइट। तो उन्होंने ये नोटिस करा एंड ये पोस्टुलेट दिया कि द एंटायर मास, और मोस्ट ऑफ द मास आप कह सकते हो, एंटायर मास इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम विदिन द न्यूक्लियस, विदिन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो उन्होंने टर्म दिया, दैट इज़ उन्होंने डिस्कवर करा कि दिस वॉज द न्यूक्लियस। ये टर्म भी रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी एक्चुअली में की थी। विद इन द न्यूक्लियस, तो अपना जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एंड बाकी ये सारा स्पेस खाली है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे पास कर जा रहे थे या कुछ ऐसे डेविएट कर जा रहे थे, ऐसा ऐसा सीन हो रहा था। और जो सीधा इसके ऊपर हिट करने आ रहे थे वो ऐसे रिट्रेस कर ले रहे थे अपने पाथ को, राइट। तो ये थी हमारे अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, कुछ ऐसी सी। क्लियर गाइज? An entire positive charge was concentrated inside a very small volume, that is the nucleus. अब जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? स्कैटर कर रहे थे। सपोज ये था न्यूक्लियस हमारे गोल का, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, अब वो क्या करा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन फेस करता है और स्कैटर कर जाता है। तो ये एंगल थीटा जिससे वो डेविएट करता है, उस थीटा पे भी रदरफोर्ड ने काम कर लिया था, एंड उन्होंने हमें ये बताया कि जो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड थे उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। इट कैन बी टेकन आउट एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, जिसको हम n कह रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू z²। यहाँ पे z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड, राइट, दैट इज 79। या कोई भी अगर आप फॉइल यूज़ कर रहे हो उसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम गोल्ड फॉइल यहाँ पे यूज़ करते हैं। z² अपॉन sin to the power 4 theta by 2 into e². Here e is the kinetic energy, right? E is the kinetic energy of alpha particles. And ये एनर्जी कितनी थी? अल्फ़ा पार्टिकल की कितनी एनर्जी उन्होंने यूज़ करी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की। क्लियर गाइज? ये एनर्जी थी अल्फ़ा पार्टिकल की इनिशियली जब वो हिट करने जा रहा था टू द न्यूक्लियस, बट हिट नहीं कर पा रहा था, राइट, वो डेविएट कर जा रहा था अपने पाथ से। नाउ अनदर टर्म दैट वी हैव टू सी इज व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इट इज़। इम्पैक्ट पैरामीटर
जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। देखते हैं अभी ये क्या है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि जैसे ये है अपना न्यूक्लियस इन एन एटम, राइट। अब यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है एंड देन यहाँ से जाकर के डेविएट कर गया, राइट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम इधर बैक ट्रेस करेंगे, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर सपोज ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हुआ, फर्स्ट केस छोटा हुआ है ना, तो उसमें आप ऑब्जर्व करना क्या होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा हुआ मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सेंटर की ओर से ही आ रहा है और ऐसे आ रहा है। अगर इतने क्लोज से आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी डेविएशन क्या होगी, ज़्यादा एंगल से होगी। क्लियर गाइज। इन द सेकेंड केस क्या होगा, यहाँ पे क्या हमें डेविएशन देखने को मिली, ज़्यादा एंगल से देखने को मिली। इन द सेकेंड केस अगर इम्पैक्ट पैरामीटर आप बड़ा कर दो, सो व्हाट विल हैपन कि जो भी हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा इन द केस, इतना आप लेंथ इतनी दूर से कर लो, है ना, तो यहाँ से अब रिपल्शन भी तो कम होगी, तो यहाँ से थोड़ा ही रिपेल होगा एंड डेविएशन क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट केस, राइट। इतने एंगल से ही ये डेविएट करेगा, बट इसमें इतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतनी कम डेविएशन होती है। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन, और यू कैन से थीटा वैल्यू, राइट। एंड इम्पैक्ट पैरामीटर का एक फॉर्मूला भी है विच इज़ नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बट सिंस आई एम टेलिंग यू आई विल लेट यू नो। आप इसको याद भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, दिस इज इट्स फॉर्मूला। ई यहाँ पे किस लिए स्टैंड कर रहा है, ए इज़ फॉर द काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट हमारे पास आता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारा अल्फा पार्टिकल इनिशियली जब चला था तो इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी एंड कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। एंड फाइनली जब ये यहाँ पे आता है तो हम मोमेंटली इसको रेस्ट पर मानते हैं एंड इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देते हैं एंड बचती क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, राइट गाइज। इनिशियली उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो उसको ऐसे ही रख देंगे, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ज़ीरो, सो इट इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, के नहीं लिखती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज विद द काइनेटिक एनर्जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, व्हाट इज़ दिस, चार्ज ऑन द गोल्ड एटम, ठीक है। जैसे कि हीलियम के ऊपर चार्ज क्या होता है 2+, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। वैसे ही 79 ई यहाँ पे चार्ज होता है हमारे पास, किसके पास, गोल्ड के पास, इनटू अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज, 2 ई का चार्ज, राइट। एंड इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको हम आर नॉट, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर हम इसको थोड़ा शिफ्ट कर लें तो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया, दैट इज़ 2ZE² अपॉन K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आर नॉट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास, जो हमें दिख रहा है, राइट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली हाफ mv², है ना। तो यहाँ पे m के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है, राइट गाइज। नाउ लेट्स कंपेयर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द एटम। सो एटम का जो रेडियस होता है दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर्स, दिस इज़ द रेडियस ऑफ एटम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, इसका रेडियस क्या होता है 10⁻14 मीटर्स, कहीं पर आपको -15 भी लिखा मिल सकता है, राइट। कुछ बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है अलग अलग, राइट। सो इससे हमें क्या देखने को पता चल रहा है कि एटम का जो रेडियस ऑफ एटम जो होता है दैट इज़
10,000 times the radius of nucleus. This is so astonishing, isn't it? क्यों? क्योंकि एटम है, उसके अंदर ही न्यूक्लियस है, बट वो न्यूक्लियस इतना ज़्यादा छोटा है कि पूछो मत. एटम खुद छोटा एंड न्यूक्लियस उससे 10,000 टाइम्स और छोटा. अब अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो स्कैटरिंग एंगल है हमारे अल्फ़ा पार्टिकल का, दैट एंगल इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दिस जेड वैल्यू ऑफ द एलिमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इन द गोल्ड फॉइल, सॉरी इन द फॉइल. अगर आप सपोज़ आप गोल्ड यूज़ कर रहे हो, राइट, इफ़ यू आर यूजिंग गोल्ड, तो 79 प्रोटॉन्स मिल करके रिपेल करेंगे टू दिस 2 पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फ़ा पार्टिकल को, राइट. एंड इफ़ आप कोई और ऐसा एलिमेंट यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो और ज़्यादा रिपेल करेंगे इसको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये यहाँ पे स्टोरी होती है. अब हमें एनर्जी टर्म्स देखने हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. सो बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E अपॉन द डिस्टेंस, दैट इज़ R, राइट. आप यहाँ पे आप ZE की जगह पर E भी लिख सकते हो, कोई भी अगर रैंडम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, नॉट गोल्ड. तो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, राइट गाइज. अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं. तो टोटल एनर्जी जो होती है, लेट मी राइट लाइक दिस, टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन साइड में लिख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², राइट. एंड दिस हाफ mv² विल बिकम इक्वल टू हाफ E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, राइट. ये हो जाएगा इसका रिलेशन. एंड फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा? -1/8 E² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R. काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव लेंगे. पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव, सो -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. क्लियर? आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा. अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव होती है. दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी बट टोटल नेगेटिव होगी. एंड ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इट शोज़ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड. बाउंड कोई सिस्टम होता है, दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होती है एंड उसका हाफ करने पे हमारे पास क्या मिलता है? टोटल एनर्जी मिलता है, राइट. अब ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है एंड ये अदर हायर क्या है? ऑर्बिट्स. तो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम यहाँ से बाहर जाते जाएं तो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है. लेट मी टेल यू व्हाई. पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं. यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू कोई और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना. तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वैल्यू भी होगी. एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वो नेगेटिव वैल्यू कम होती जाती है, विच मीन्स कि पॉजिटिव में जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती जाती है पोटेंशियल और टोटल की. बट रिवर्स इज़ द केस विद द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, जब वेलोसिटी हम यहाँ से दूर जाते रहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? डिक्रीज़ करती जाती है. एंड उसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होती जाती है, राइट. बट रदरफोर्ड के कुछ फेलियर्स भी थे. क्या फेलियर्स थे? इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट था
उससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, है ना। हिज फेलियर्स पर, या ड्रॉबैक्स आप कह सकते हो कि इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन करा। एंड ऑल्सो एक यूजलेस सा इंसान आया, दैट इज़ मैक्सवेल, और उसने क्या कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, अगर ये घूम रहा है तो थोड़े टाइम बाद दिस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज़ कर रहा है एनर्जी, दिस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी विद टाइम एंड इट विल कोलैप्स, और इसको सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड्स लगेंगे इन ऑर्डर टू कोलैप्स, और वो तुरंत इधर आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, राइट। और ऐसे तो कोई मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता। तो मैक्सवेल ने ये चीज़ कही थी। तो इसको अब एक्सप्लेन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए कौन आता है, बोर की एंट्री होती है, राइट। बोर क्या कहते हैं, मैक्सवेल ने ये क्लासिकल थियोरी, दिस थियोरी इज़ नोन एज क्लासिकल, जिसमें हम कहते हैं कि ये स्पायरल करेगा एंड देन फाइनली इट विल फॉल, दिस वॉज मैक्सवेल्स क्लासिकल थियोरी। तो बोर ने क्या दिया, बोर आए और उन्होंने ये कहा कि द क्लासिकल मॉडर्न हमारे जो क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट हैं वो क्वांटम लेवल पे नहीं अप्लाई करते, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि नॉट ऑल द क्लासिकल थियोरीज आर एप्लीकेबल एट द क्वांटम लेवल। ये क्वांटम लेवल पे हम डील कर रहे हैं, आप दूर रहो, आप मैक्रोस्कोपिक चीज़ों से खेलते हो, हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों से, सो स्टे अवे, राइट। ऐसा था बोर का कहना, बट लोगों ने तो ये रीज़न देखा, बेसिक रीज़न, एंड फाइनली उन्होंने ये मान लिया। तो बोर ने क्या दिए थे, 3 पोस्टुलेट्स अपने पास दिए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट ये उन्होंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी रिवॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, वो फिक्स्ड ही हमेशा होती हैं, जिसमें हमारा K, L, M, N शल अपन पढ़ते हैं ना, K में N की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, इज इट क्लियर गाइज। एंड सेकेंड उन्होंने ये कहा था कि देयर इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू mvr। उन्होंने ये कहा कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ h/2। ये h/2 वैल्यू याद रखनी है, जिसको हम h कट भी कहते हैं, ठीक है, h कट, तो NH कट भी हम लिख सकते हैं। दिस h कट इज बेसिकली इक्वल्स टू h/2 पाई, यानी ये ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, अपने केमिस्ट्री में होता है। तो उन्होंने ये कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। यहाँ पे n क्या हो सकता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है, राइट। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कहा था उन्होंने, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फर्स्ट शेल से अपने जंप कर करके थर्ड शेल में जा रहा है, तो वो जब वापस आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, एंड दिस डेल्टा एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप विल बी इक्वल्स टू h न्यू, राइट। हमने पढ़ा है ना फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर में कि दैट इज़ डुअल चैप्टर में कि h न्यू क्या होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन और फोटोन। सो नाउ बोर ने एक्सप्रेशंस दिए हमारे पास r के लिए, रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए एंड सो ऑन। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो कहते हैं, कूलम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को इधर पे घुमाने के लिए, द फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस सर्कल, वो फोर्स कौन देता है, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है, राइट। विच मीन्स कि mv²/r इज इक्वल्स टू E²/4πε0 इंटू r², राइट। अब इससे हम बहुत सारे इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं। ऑल्सो mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, ये तो हमने ऊपर ये भी देखा था, है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर करके हम वेलोसिटी, रेडियस जैसे इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं वेलोसिटी के साथ। सो वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली इनको सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आती है, 2.18 इंटू 10⁶
Z/n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये Z/n सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब सेकेंड हमारे पास डेरिवेशन किसके लिए है, रेडियस के लिए। सो रेडियस बेसिकली इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू n² by z एंगस्ट्रॉम, राइट। ऑल्सो दिस रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पर अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था इन द नीट एग्जाम की रेडियस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, मास की। एंड दिस टोटल एनर्जी जो हमने यहाँ पे निकाली थी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द n², बिकॉज वी नो कि हम जितना ज़्यादा n वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, उतना ज़्यादा रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। दिस इज़ वेरी लॉजिकल थिंग, है ना। अब एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, द एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यूनिट्स भी याद रखनी है ना। अगर आपको जूल में निकालना होगा तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। मतलब आप मल्टीप्लाई कर देना इतने से, आंसर जूल्स में आ जाएगा, राइट। यहीं से हमारे पास अब टाइम पीरियड के लिए भी निकलता है फॉर्मूला। वी नो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr/v, है ना। तो यहाँ पे r क्या है, n² by z के प्रोपोर्शनल है, एंड v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r z/n। तो अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा था कुछ। सो देयरफॉर टाइम पीरियड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ by z²। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह पे फ्रिक्वेंसी पूछ ले तो बस कुछ नहीं करना है, फ्रिक्वेंसी पूछ ले, एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछ ले, जस्ट आपको क्या करनी है, दे आर इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब आपको ये वहाँ पे आंसर करना है, ऐसा कुछ, राइट। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड याद रखना है, राइट। इस पर भी PYQ आ चुका है। ये जो वेलोसिटी अपने पास निकल कर आती है, इसको हम वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ 1 और c/137 टाइम्स Z/n मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। यहाँ पे अब c क्या है, दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। उसके अपॉन 137 हमने करना होता है। सो गाइज, सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम n फाइनल टू n इनिशियल सेल। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ अमिट होती है उसको कैसे निकालते हैं, 1 वेवलेंथ इज इक्वल्स टू r z², 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, राइट। अब r यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट विच हैज़ गॉट द वैल्यू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। या 1/r इक्वल्स टू 911 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत ज़्यादा इक्वेशंस में यूज़ होता है अपने। एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 109,677 10977 सेंटीमीटर का इन्वर्स, राइट। नाउ हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास शेल्स होते हैं, दैट इज़ इन्फिनिटी तक, राइट। उसके बाद कुछ शेल्स होते हैं, उसके बाद कुछ शेल्स होते हैं, उसके बाद फाइनली कुछ शेल्स, दीज आर फ्यू शेल्स, है ना। और एनर्जी फाइनली इंक्रीज़ करती जाती है। ये एनर्जी गैप है, ये n1 है, दिस इज़ n2, दिस इज़ n3, दिस इज़ n4, n5, n6, n7, n8 एंड ऐसे सो ऑन, राइट, टिल इन्फिनिटी। सो जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी होती है, दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज इट इज़ आपको डाटा याद होना चाहिए बिकॉज इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है एंड यू कैन नॉट सिट एंड कीप ऑन सॉल्विंग। दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमेशा आपको याद आने वाली हैं, काम आने वाली हैं इन नॉट इवन जस्ट केमिस्ट्री बट ऑल्सो इन फिजिक्स, राइट। तो इससे भागना नहीं है, एक बार में याद कर लो, हर जगह काम आएगा,
माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, राइट। इतने तक भी अगर आप 5 तक भी याद कर रहे हो दैट इज़ टू मच। अब इस एनर्जी गैप को भी याद रखना है, दैट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वन इज़ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस वन एंड द लास्ट वन इज़ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए एंड इससे बहुत, बिलीव मी, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड शेल से क्या करता है, ट्रांजिशन करता है एंड फॉल कर जाता है ऑन द फर्स्ट शेल। तो उसको जो भी लाइन बनती है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज़ की लाइन कहते हैं। एंड ये फॉल किस में करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की कैटेगरी में, राइट। अब ये कहीं से भी इस पर रे आकर के फॉल कर सकती है, फ्रॉम इन्फिनिटी और फ्रॉम एनी शेल इट कैन कम एंड फॉल, राइट। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ कि सेकेंड सब शेल पे अगर आकर के कोई भी एनर्जी फॉल कर रही है तो इसको हम कौन सा शेल कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज़ का लेवल, दिस इज़ बाल्मर सीरीज़ एंड ये ओनली सीरीज़ है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, जिसमें लाइट कहाँ से आती है, कहीं से भी आ सकती है बट वो ग्राउंड जिस पे आएगी दैट इज़ n=3 एंड इसको हम कहते हैं पास्चन सीरीज़ एंड ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, राइट। फर्दर अगर ये फोर्थ शेल पे आती है तो इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज़, राइट, विच इज़ अगेन इन द इंफ्रारेड रीजन। फर्दर अगर फिफ्थ पे आती है तो दैट इज़ फंड सीरीज़, बस यहाँ तक आपको याद रखना है एंड ये भी इंफ्रारेड के रीजन में ही आती है, राइट। नाउ इसके आगे आपको क्या याद रखना है, इनमें वेवलेंथ्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो लाइमन में N2 से N1 के ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होने वाला है, मैक्सिमम एनर्जी का होने वाला है। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन या तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम इसी को कहते हैं, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज़ पूछिए, मतलब आपको समझना है कि शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन करवानी है अपने को, दैट इज़ 2 से 1 पर, ठीक है। शॉर्टेस्ट सीरीज़ ऑफ बाल्मर पूछा जाए तो 3 से 2 पर करवा दो, राइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्लियर, मैक्सिमम एनर्जी और यू कैन से फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, क्लियर गाइस। अब n∞ से n1 पे जब ट्रांजिशन हो रहा होता है तो वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, सब रिवर्स हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट एनर्जी की वेवलेंथ हो जाती है वो, राइट। एंड इसको हम सीरीज़ लिमिट भी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीरीज़ लिमिट। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1/λ = RZ² 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब n2 कुछ भी हो सकता है, आप रैदर इसको 2 वैल्यू पुट कर लो या n∞ पुट कर लो, बट आपको याद वो वाला करना है जब इनफाइनाइट सीरीज से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही होती है, दैट इज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। एंड उसके लिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, 1/r विच इज़ इक्वल्स टू 911 एंगस्ट्रॉम। दिस आपको यू शुड रिमेंबर, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको हेल्प करता है। सो दिस इज़ द wavelength of longest transition. This is the longest wavelength and also yes, so this is the longest transition, infinity से लेकर के कहाँ पर है 1 तक, and the shortest wavelength, clear, right guys। नाउ लेट्स बस ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 रख लेना है, इफ़ देयर इज़ फॉर बाल्मर सीरीज़, जैसे आपको रखकर बता देती हूँ एक बार, RZ² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का, n2 कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, बट वो 1 नहीं हो सकता, इट विल बी 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ फॉर द बाल्मर सीरीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे, तो
तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन रही हैं जब N2 से N1 तक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज़ ऑल्सो ग्राउंड स्टेट। अगर N1 हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है, 1 अगर होता है तो इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, है ना। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं, दे बिकम इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर गाइज। ये N1 को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। N2 को क्या कहते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आपको क्वेश्चन में N नहीं दिया जाता डायरेक्टली, वो बोलेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब समझना पड़ेगा कि फोर्थ शेल की बात हो रही है आपसे, है ना। दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। 1 ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द N वैल्यू। और यहाँ पे क्या एक एडिशनल पॉइंट है कि हमारा जो बोर मॉडल है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इट्स लिमिटेशंस आर इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, जिनको हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ भी कहते हैं ना, या तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही कितना इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही होता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए ही सिर्फ ये वैलिड होता है। सपोज़ अगर आपको हीलियम के लिए वैलिड करवाना है हमारे सारे बोर के रूल्स और उसके फॉर्मूलेज, तो हीलियम प्लस के लिए आपको करना पड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचे। लिथियम डबल प्लस, डबली आयनाइज्ड होना चाहिए। बेरिलियम के लिए ट्रिपल आयनाइज्ड होना चाहिए। सेम वे सोडियम के लिए 10 टाइम्स ये आयनाइज्ड होना चाहिए, राइट। तो उसके पास बचेगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। So yes, I guess this was all about the atom chapter. This is, I told you, very small chapter. हमने हाफ आवर में इसको वाइंड अप कर लिया and we have covered all the important points. So thank you so much for watching my video till now and I hope you did like it. If you did, do let me in the comment section and don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much.